हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इससे पहले हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कम्यूटेशन रिलेशन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, सारा डिस्कशन हो चुका है। तो यहाँ से हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टर्न एंड गर्लक एक्सपेरिमेंट क्या है। इसमें हमें पता चलेगा कि स्पिन का ऑरिजिन कैसे हुआ, हमें कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन स्पिन शो करता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टर्न एंड गर्लैक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसको एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ द स्पिन भी बोलते हैं। इसी से हमें पता चलता है कि स्पिन क्या होता है क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है। नाउ द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिन वाज कंफर्म्ड एक्सपेरिमेंटली बाय स्टर्न एंड गर्लैक in 1922 using silver atoms. Silver has 47 electrons, 46 of them form a spherically symmetric charge distribution and the 47th electron occupies a 5s orbital. तो यहाँ पे हम लोग सिल्वर एटम का क्यों यूज कर रहे हैं? सिल्वर एटम हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि सिल्वर एटम में 47 इलेक्ट्रॉन जो है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक 46 ऑफ देम इलेक्ट्रॉन फॉर्म है स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन 47th इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारा अनपेयर्ड होता है, आउटर शेल में रहता है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे बिहेव करेगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे सिल्वर एटम का यूज कर रहे हैं ताकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें मिले जिससे कि हम एनालाइज कर सकें, ठीक है। Now, if the silver atom were in its ground state, its total orbital angular momentum would be zero. ठीक है। तो अगर ग्राउंड स्टेट में है, फाइबस ऑर्बिटल में है, एस जो है हमारा ग्राउंड स्टेट में है, तो उसका टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा, एल इज इक्वल टू जीरो, सिंस द फिफ्थ शेल इलेक्ट्रॉन वुड बी इन ए फाइबस स्टेट। तो हम ये जानते हैं कि मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। जब एक चार्ज मूव कर रहा होता है तो वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये हम 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो जो इलेक्ट्रॉन है हमारा जो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और उसका भी कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जो कि कुछ इस तरह आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव कर रहा है तो कुछ इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम समझ सकते हैं कि ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, ठीक है। तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार हम देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या होने वाला है। तो अब आते हैं स्टर्न एंड गर्लक एक्सपेरिमेंट पे। यहाँ पे देखिए ये ओवन है जिसमें कि बीम ऑफ सिल्वर एटम्स यहाँ से छोड़ा जा रहा है, ठीक है। और ये हमारा कॉलीमेटिंग स्लिट्स जो कि बीम को एक एक लाइन में आने से ये पुश करेगा, ठीक है। और यहाँ पे है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है और इस रीजन में बहुत कम है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो कि अब जेड डायरेक्शन में अब हम लोग ग्लास प्लेट लगा के देखेंगे कि हमें इसका क्या मिल रहा है, हमें क्या इसका कंक्लूजन मिल रहा है। चलिए देखते हैं। So, if a beam of silver atom passes through an inhomogeneous non-uniform magnetic field along z direction, we would expect the following result। तो हम लोग ये सब रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो फिजिसिस्ट थे हमारे वो दो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक तो classically there will be continuous band on the screen that is symmetric about the undeflected direction z is equal to 0। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि क्लासिकली एक चार्ज जो मूविंग पार्टिकल होता है, चार्ज पार्टिकल, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो अगर वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो क्लासिकली देयर विल बी कॉन्टिन्यूस बैंड ऑन द स्क्रीन, ठीक है। कॉन्टिन्यूस बैंड बनाएगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है हमारा वो कंटिन्यूस बैंड बनाएगा स्क्रीन पे। दूसरा है अकॉर्डिंग टू द श्रोडिंगर वेव थ्योरी, however if the atoms had an orbital angular momentum L, अगर इलेक्ट्रॉन का अगर हमारा एटम्स जो है उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L है, we would expect that the beam to split into a discrete number of 2L plus 1 components, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर वेव थ्योरी, श्रोडिंगर वेव थ्योरी के अनुसार एटम्स जो है वो स्प्लिट हो जाएगा डिस्क्रीट नंबर ऑफ 12+1 कंपोनेंट्स में। सिंस एटम्स वी आर इन द ग्राउंड स्टेट, जो कि हमारा ग्राउंड स्टेट है एस ऑर्बिटल में है, तो L इज इक्वल टू 0 होगा। मैंने आपको बता दिया है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। देयर वुड बी ओनली वन स्पॉट ऑन द स्क्रीन। तो एक्सपेक्ट था कि या तो एक स्पॉट आ जाएगा स्क्रीन पे या तो कॉन्टिन्यूस बैंड ऑन द स्क्रीन बनेगा। एक्सपेरिमेंटली however the beam behaves according to the prediction of neither classical physics nor Schrodinger wave theory. Instead,
it splits into two distinct components as shown in figure. तो ये बीम्स जो है, सिल्वर के बीम्स जो है, वो ना तो क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग मूव किए, ना ही श्रोडिंगर वेव थ्योरी के अनुसार, ठीक है। इंस्टेड इट स्प्लिट्स इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स, वो टू डिस्टिंक्ट कंपोनेंट में स्प्लिट हो गए, और वो क्या है मैं आपको फिगर में दिखाती हूँ। तो जैसे ही सिल्वर एटम्स को इनहोमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड में भेजा गया, तो वो दो कंपोनेंट्स में वो स्प्लिट हो गया, जो कि स्पिन अप है और स्पिन डाउन है। दो कंपोनेंट्स में वो स्प्लिट हुआ, या बीच में पूरा खाली है, ऊपर भी पूरा खाली रहेगा, ठीक है। तो ये दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो गया, जिसको कि हम लोग स्पिन अप एंड स्पिन डाउन बोलते हैं। इसको हम लोग स्पेस क्वांटाइजेशन भी बोलते हैं। Now, to solve this puzzle, Goudsmit and Uhlenbeck postulated in 1925 that in addition to its orbital angular momentum, the electron possesses an intrinsic angular momentum which, unlike the orbital angular momentum, has nothing to do with the special degrees of freedom. इसका मतलब ये है, तो ये पजल को सॉल्व करने के लिए गॉडस्मिथ एंड उलेनबेक ने एक पॉस्टुलेट दिया, जिसमें कि उन लोगों ने बताया कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के साथ इलेक्ट्रॉन जो है एक इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम भी शो करता है, जिसको कि हम लोग स्पिन एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, विच अनलाइक द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के जैसा ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने ही एक्सिस पर रोटेट करता है, अपने ही एक्सिस पे वो स्पिनिंग करता है, ठीक है। नाउ दिस कॉन्सेप्ट हैज नथिंग टू डू विद द स्पेशल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो एक्स वाई जेड एक्सिस या आर थीटा फाई या फिर जो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होता है, उससे स्पेशल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो होता है, उससे हमारा स्पिन एंगुलर मोमेंटम को कोई भी मतलब नहीं है। वो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, वो उससे डिपेंड नहीं करता है। Now, by analogy with the motion of the Earth, which consists of an orbital motion around the Sun and an internal rotational or spinning motion about its axis, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में बता दिया है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम में, कि एक अर्थ जो है वो हमारा ऑर्बिटल मोशन करता है और स्पिनिंग मोशन भी करता है, तो मैंने उसमें दिखा दिया है, ठीक है। Now, the electron, or for that matter any other microscopic particle, may also be considered to have some sort of internal or intrinsic spinning motion. तो और भी microscopic particle ये behavior show कर सकते हैं, intrinsic spinning motion कर सकते हैं। Now, this intrinsic degree of freedom was given the suggestive name of spin angular momentum. तो इसका नाम रखा गया spin angular momentum. The spin and intrinsic degree of freedom is purely quantum mechanical concept with no classical analog, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स का यहाँ पे कोई भी जिक्र नहीं है। जो स्पिन का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो क्लासिकली ये ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। तो चलिए अब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं। So here we are considering a particle of mass m and a charge q is moving in a circle of radius r. From the classical theory of electromagnetism, an orbital magnetic dipole moment is generated with the orbital motion of a particle of charge q. तो अगर ये चार्ज है और ये मूव कर रहा है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम शो कर रहा है, तो इस चार्ज का ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, ठीक है, जो कि है म्यू एल इज इक्वल टू क्यू बाई 2mc, और ये L है जो कि हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। तो आप ये फिगर ए में देखिए, फिगर ए है हमारा ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज Q, और B है व्हेन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट प्रेसेस अबाउट 8, ठीक है। तो जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो चार्ज हमारा कुछ इस तरह मूव करेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। So, from the classical theory of electromagnetism, an orbital magnetic dipole moment is generated with the orbital motion of the particle of charge q. Mu L is equal to q by 2mc into L, where L is the orbital angular momentum of the particle and m is its mass and c is the speed of light as shown in figure, ठीक है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार if the charge q is positive, mu L and L will be in the same direction. For a negative charge such as an electron, q is equal to minus e, the magnetic dipole moment mu L is equal to minus e L vector divided by 2mec, ठीक है। and the orbital angular momentum will be in opposite direction. तो अगर अगर हमारा चार्ज नेगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा mu L और L का डायरेक्शन, ठीक है। Now similarly, if we follow the z component, then magnetic moment will be mu z is equal to q by 2m into Lz, ठीक है।
Now for electron, the relation between mu z is equal to minus e divided by 2me into Lz. ये सब कुछ formulas है, ये सब आपको remember रखने पड़ेंगे. Now if the electron is in the eigenstate of Lz, then mu Lz is equal to minus e divided by 2me ml into Lz. तो Lz का आइगन वैल्यू आपको याद होगा, ml into h कट होता है, is equal to minus mu b into mu l, where e h कट divided by 2me is equal to mu b. Bohr magneton and ml is equal to orbital magnetic quantum number. इसका सब कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है. For a particular value of L, we will get 2L plus 1 values of ml, that is ml is equal to minus L to L, ठीक है. सो फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने बता दिया है कि कैसे एल का ml का वैल्यू L पे डिपेंड करता है, ठीक है. तो चलिए आगे देखते हैं. ये तो हो गया हमारा क्लासिकल कॉन्सेप्ट पे. अब स्पिन मोशन का देखते हैं कैसे हम लोग निकालेंगे मैग्नेटिक मोमेंट. So the classical derivation of spin cannot be done because the electron cannot be viewed as a spinning sphere. In fact, it turns out that electron spin magnetic moment is twice its classical expression. तो यहाँ पे हम लोग classical derivation को apply नहीं कर सकते. अगर ऐसा हम लोग करेंगे तो हमारा spin magnetic moment जो है वो दुगना हो जाएगा classical expression से. So although the spin magnetic moment cannot be derived classically as we did for the orbital magnetic moment, it can still be postulated as mu s is equal to minus gs e divided by 2me c into s. यहाँ पे s vector है, ठीक है, where gs is the length factor or the gyrometric ratio of the electron. Its experimental value is gs approximately 2. This factor can be calculated using the Dirac relativistic theory of the electron. So we have mu s is equal to minus gs e divided by 2mc s vector, ठीक है, where s vector is the spin angular momentum of the electron and gs is the spin g factor. Therefore, z component of the magnetic dipole moment will be mu sz is equal to minus gs e divided by 2m into sz. If the electron is in the eigenstate of Sz, then mu Sz is equal to minus Gs mu b ms, where E h divided by 2me is equal to mu b is equal to Bohr magneton and ms is the spin magnetic quantum number, ठीक है, spin magnetic quantum number है ये. For a particular value of s, we will get 2s plus 1 values of m, ठीक है. s का वैल्यू अगर हमें दिया गया है जिस तरह का, उसी तरह का वैल्यू हमारा ms का आएगा, m2s plus 1 वैल्यूज आएगा, दैट इज माइनस s to s, ठीक है, ms is equal to minus s to s. So for a particular value of s, we will get 2s plus 1 values of ms, that is ms is equal to minus s to s, ठीक है. Every fundamental particle has a specific spin. यहाँ पे spin होगा, सारा फंडामेंटल पार्टिकल जो होता है उसका अपना स्पिन होता है, s इज इक्वल टू 0 1 2 डॉट डॉट डॉट. तो फर्मियंस का बात करते हैं अगर हम लोग, तो फर्मियंस पार्टिकल हैविंग हाफ इंटीग्रल स्पिन, दैट इज क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एक्सेट्रा. तो हाफ स्पिन होता है फर्मियंस का, बोसन्स का होता है पार्टिकल हैविंग इंटीजर स्पिन, एग्जांपल फोटॉन्स, पायोन्स, ग्रेविटॉन्स एक्सेट्रा. Therefore, there are two kinds of angular momentum of the particle. तो दो काइंड ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है हर पार्टिकल का, एक है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, दूसरा है स्पिन एंगुलर मोमेंटम. ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू द पार्टिकल्स ऑर्बिटल मोशन एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय टू क्वांटम नंबर, दैट इज L and its projection of Z ml, which can take the values of minus L to L. I think इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि इसको मैं बहुत बार बता चुकी हूँ और इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी मैंने बताया है. तो सेकेंड है स्पिन एंगुलर मोमेंटम S ड्यू टू द इंट्रिंसिक मोशन ऑफ द particle and it is characterized by the quantum number that is S and its projection on Z axis ms, ठीक है, S होगा यहाँ पे, which can take the values minus S to plus S. Thus the total angular momentum can be written as J is equal to L plus S, ठीक है. तो total angular momentum दोनों का एडिशन हो जाएगा, L plus S हो जाएगा, and it is characterized by two quantum number, that is J and its projection on Z axis, that is mj, which can take values from minus J to J. So in the Stern-Gerlach experiment, the silver atom has orbital angular momentum L to be 0. तो Stern-Gerlach experiment में silver atom का orbital angular momentum जो है वो 0 था, that is L is equal to 0. But the spin angular momentum to be 1 by 2, that is S is equal to 1 by 2. Therefore, the total
एंगुलर मोमेंटम विल बी J इज इक्वल टू L माइनस एस टू L प्लस एस। ठीक है, माइनस एस हमारा हो गया स्पिन डाउन और प्लस एस हमारा स्पिन अप। सो फॉर दिस वी आर गेटिंग टू स्पॉट्स ऑन द स्क्रीन। ठीक है, -1/2 और 1/2 हमें दो स्पॉट्स मिलेंगे, जिसमें कि मेजरमेंट करने के बाद हमें कोई एक स्पॉट मिल जाएगा, कोई एक स्टेट मिल जाएगा स्पिन का, जो कि -1/2 होगा या तो 1/2 होगा। ठीक है, सो गाइज ये था हमारा स्टर्न एंड गैर्लक एक्सपेरिमेंट, जिसमें कि कुछ मैथमेटिकल रूल्स भी था, कुछ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है समझने में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।